नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। एक मसला सुलझा और भारतीय जनता पार्टी अचानक सरेंडर मोड में आ गई। उधर नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी बांटते हुए एक नहीं बल्कि बैक टू बैक कई झटके दे दिए हैं। ये झटके इतने साफ हैं कि अब बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर मोदी शाह का सपना पूरी तरह टूट चुका है। लाख कोशिशों के बाद भी आज कोई भी बीजेपी नेता यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होगा। खास बात यह है कि जिस नीतीश कुमार की छवि खराब करने में गोदी मीडिया ने पूरी ताकत झोंक दी थी, वही नीतीश आज बीजेपी की चालों को पहचानकर उन्हें उनकी ही रणनीति में उलझा रहे हैं। अब आती है वे 3 शर्तें जिन्होंने पूरा समीकरण बदल दिया, और इनके साथ एक चौथी शर्त भी जिसे नीतीश कुमार ने अपनी सुरक्षा कवच के रूप में रखा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश के कई राज्यों में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ क्या किया और वही खेल वो बिहार में होने नहीं देंगे। इसी बीच एनएडीए का एक और साथी खुलकर नाराजगी दिखा रहा है। गठबंधन के भीतर बेचैनी बढ़ रही है और बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। बिहार की राजनीति फिलहाल यही बता रही है कि बीजेपी जो कल तक खुद को अपराध मानती थी, आज अपने सहयोगियों के सामने भी रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी है और नीतीश कुमार वह फिर साबित कर रहे हैं कि उनकी राजनीति भले धीमी दिखती हो लेकिन चलती हमेशा गहरी है। दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सच की आवाज और दूर तक जा सके, और कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। बिहार की सियासत में चल रही उठापटक के बीच 3 बड़ी शर्तें सामने आई हैं, और ये तीनों शर्तें ऐसी हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी हालत में पसंद नहीं करेंगे। वजह साफ है, 2014 से 2019 और फिर 2024 तक एक ही आदत बनी रही है, खुद फैसले लेना, खुद फरमान सुनाना और दूसरों की बात ना सुनना। लेकिन वही पुरानी राजनीति पहली बार बिहार में आकर अटक गई है। 204 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में लौटने के बाद मोदी जी को लगा था कि बिहार में भी वही मनमर्जी चलेगी। समर्थन मिला, सरकार बन गई। लेकिन फिर भी मन मुताबिक फैसला ना कर पाने की हालत में नरेंद्र मोदी इस बार बिहार में जाकर उलझ गए। सबको पता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और बीजेपी बैकफुट पर आ गई। यह पुरानी खबर है। नई खबर क्या है? नई खबर यह है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने बराबरी का फार्मूला और वीटो पावर की मांग रख दी है। यह मामूली मांग नहीं है, यह पूरे गठबंधन की दिशा बदल देने वाला कदम है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व से साफ कहा है कि अब फैसले बराबरी की मेज पर होंगे, एक तरफा नहीं। और यह बराबरी का फार्मूला अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी असली वजह बिहार की वही कहानी है जो तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलते वक्त हुई थी। जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 26 जनवरी के आसपास अचानक नीतीश कुमार ने पाला बदलकर भाजपा का साथ पकड़ लिया था, तब भाजपा ने एक एक कदम जोड़कर ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि नीतीश को लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, अपनी राजनीतिक जमीन तक पर खतरा महसूस होने लगा था। अब वही नीतीश कुमार पूरी सतर्कता के साथ ऐसी शर्तें रख रहे हैं जो भाजपा को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन जिनकी वजह वे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों तक भी नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ नहीं पाए थे। नाराजगी हुई, मनमुटाव हुआ, इधर उधर बहुत कुछ चला, लेकिन असली खेल उस समय खुलकर सामने नहीं आ पाया। अब आइए समझते हैं कि आज की खबर क्या कह रही है। जब नीतीश कुमार अचानक तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, तब स्थिति यह थी कि दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष, बीजेपी का विधान परिषद बीजेपी के कोटे से, यानी चारों तरफ से नीतीश कुमार गिर चुके थे। सवाल यह है, क्या अब फिर वैसी स्थिति बनेगी? और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस बार शर्तें नीतीश कुमार तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश ने कहा, मुख्यमंत्री मैं हूं, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री पद पर मेरा ही फैसला चलेगा। एक उप मुख्यमंत्री ठीक है बीजेपी दे दे, लेकिन दूसरा वह बीजेपी का नहीं होगा, वह मैं तय करूंगा। यानी सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा, दोनों में से किसी एक को राजनीतिक दौर पर कुर्बानी देनी पड़ सकती है। और इतना ही नहीं, यह भी संभव है कि दोनों ही ना बने।
आप सोचेंगे दोनों क्यों नहीं? तो जवाब यह है कि नीतीश कुमार इस बार पूरी तरह सावधान मोड में है। नीतीश कुमार की साफ मांग है कि मंत्रिमंडल में एक उप मुख्यमंत्री जेडीयू से और दूसरा बीजेपी से होगा, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी शर्त इसके बाद आती है और यह है उप मुख्यमंडल में मुख्यमंत्री पर वीटो पावर, मतलब बीजेपी जिसे भी उप मुख्यमंत्री बनाना चाहे वह नाम पहले नीतीश कुमार के पास जाएगा और जब तक उनकी स्वीकृति नहीं मिलती तब तक वह व्यक्ति शपथ भी नहीं ले सकेगा। बात साफ है, उप मुख्यमंत्री बीजेपी दे सकती है, लेकिन यह तैयार दो को कर जीती से बीजेपी नीतीश करेंगे कि वह व्यक्ति काबिल है भी या नहीं। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद नहीं है। विजय सिन्हा के नाम पर वे एक बार फिर सोच सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी किसका नाम आगे बढ़ाती है, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा का। लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से एक बनेगा भी या नहीं, यह भी अंततः नीतीश कुमार ही तय करेंगे। यह बिल्कुल वही स्थिति है जो लोकसभा चुनाव के बाद बनी थी। एनडीए की सरकार आने के बावजूद टीडीपी और जेडीयू कि जब तक किसी पूजा स्थल की मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा तब तक विकास को रोका नहीं जा सकता। लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह फैसला उतना सरल नहीं है, क्योंकि मंच मस्जिद सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, यह उस समुदाय की पहचान है जिसने काम रैस की ना भी पूछ को नाचाल प्रकार भी की है, सदियों से इसे संभाला है। और जब ऐसे धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलता है तो लोगों के भीतर भय, असुरक्षा और असंतोष की भावना जन्म लेती है। अहमदाबाद में अब इस फैसले को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। एक तरफ कई लोग इसे शहर के विकास के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कें चौड़ी होंगी, ट्रैफिक कम होगा और जनता को राहत मिलेगी। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में गहरी नाराजगी है। मंच मस्जिद ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मस्जिद की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान किसी भी कीमत पर प्रभावित ना हो। कहा गया कि अगर सड़क चौड़ीकरण जरूरी था तो सरकार को विरासत संरक्षण के तहत वैकल्पिक रास्ते तलाशने चाहिए थे। वहीं अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित में ट्रैफिक जाम को कम करना है। उनका कहना है कि सरसपुर इलाका शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्सों में से एक है और वहां चौड़ी सड़क से लोगों की सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले वर्षों में एक मिसाल बनेगा। यह फैसला यह दिखाता है कि अदालत अब धार्मिक विवादों को केवल आस्था बनाम विकास के रूप में नहीं देख रही, बल्कि वह उन्हें कानूनी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से परख रही है। अदालत का तर्क यह है कि पूजा स्थलों की सुरक्षा के साथ साथ शहरों के विकास की जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। लेकिन सवाल वही है, क्या भारत जैसे देश में जहां हर कोना किसी न किसी धार्मिक भावना से जुड़ा है, वहां विकास और धर्म के बीच असली संतुलन कभी संभव हो पाएगा? मंच मस्जिद का मामला सिर्फ अहमदाबाद का नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतीक बन गया है। यह मामला उस पतली रेखा पर खड़ा है जहां एक तरफ आस्था की परंपरा है और दूसरी तरफ आधुनिकता की मांग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से मजबूत है, लेकिन भावनात्मक रूप से इसने कई दिलों में सवाल छोड़ दिए हैं। शायद यही भारत की सच्ची तस्वीर है, जहां बुलडोजर सिर्फ ईंटों को नहीं गिराता, वह यादों को भी हिलाता है। मंच मस्जिद अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रही, यह एक प्रतीक बन चुकी है उस सतत संघर्ष का जो विकास और विरासत, कानून और भावना और राज्य और समाज के बीच चलता रहता है। और शायद आने वाले सालों में भी जब कभी किसी शहर में सड़क किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर से टकराएगी तो यह सवाल फिर उठेगा, क्या यह जनहित है या फिर यह आस्था की परीक्षा? और तब योगी समर्थकों ने कहा, यह फैसला सिर्फ कानून नहीं, राजनीति की भाषा बोलता है। योगी की बुलडोजर नीति से उत्तर प्रदेश में अपराध दर घटी थी, जनता में विश्वास बढ़ा था, लेकिन इस फैसले ने उस सिस्टम को हिला दिया। क्या यह न्यायिक हस्तक्षेप था या राजनीतिक के लिए प्रतिक्रिया? यह सवाल आज भी गूंजता है। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन जब बोलने की आजादी और राजनीतिक फायदा आपस में टकरा जाते हैं तो देश की सबसे ऊंची अदालत भी उस बहस का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं उस केस की जिसने केंद्र की राजनीति को हिला दिया। अब बात करते हैं उस केस की जिसने केंद्र की राजनीति को भीतर तक झकझोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, दिल्ली के गलियारों में भी बेचैनी फैल गई है, क्योंकि यह फैसला आने वाले महीनों में कई राज्यों की योजनाओं को सीधे प्रभावित करेगा। केंद्र सरकार जिन परियोजनाओं पर लंबे समय से काम कर रही है, स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण या पुराने शहरों के रीडिजाइन, उन सब में धार्मिक संरचनाएं अक्सर सबसे बड़ा अड़ंगा बनती रही हैं। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या हर राज्य को अपनी विकास योजनाओं के लिए कोर्ट के फैसलों पर निर्भर रहना पड़ेगा, या सरकार एक ऐसी नीति बनाएगी जिसमें धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखते हुए भी विकास का रास्ता निकाला जा सके।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के भीतर भी इस फैसले पर राय दो हिस्सों में बंटी है। कुछ मंत्री मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कठिन लेकिन साहसिक फैसला दिया है जो न्यायिक स्पष्टता देगा, जबकि अन्य का मानना है कि इसका राजनीतिक असर उन राज्यों में पड़ेगा जहां चुनाव नजदीक हैं, खासकर उन इलाकों में जहां धार्मिक पहचान चुनावी मुद्दा बन जाती है। विपक्ष ने भी मौका नहीं गंवाया और आरोप लगाया कि सरकार वर्षों से विकास के नाम पर ऐसे मामलों को जानबूझकर टालती रही ताकि राजनीतिक कीमत न चुकानी पड़े। उनके अनुसार सरकार जब चाहे विकास को बड़ा मुद्दा बनाती है और जब चाहे आस्था को, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके लिए सरकार की नीति पर सवाल उठाने का हथियार बन गया है। असली उलझन राज्य सरकारों की है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जनता के गुस्से को संभालें या केंद्र की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएं। जमीन पर प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई धार्मिक स्थल, जब सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर फैलते हैं, टकराव सबसे पहले इन्हीं इमारतों से होता है। और यह सिर्फ निर्माण का नहीं, भावनाओं का भी टकराव होता है। इसी बीच मंच मस्जिद का मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रस्ट ने अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए भी सरकार से कहा है कि अगर विकास अनिवार्य है तो मस्जिद की ऐतिहासिकता और धार्मिक पहचान को अक्षुण्ण रखने का दायित्व सरकार का होगा। और उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत के लिए, पर फैसले में वह संवेदनशीलता होनी चाहिए जो सदियों से भारत की गंगा जमुनी तहजीब की पहचान रही है। और यही वह